तो बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अतुल सुभाष जी, जो कि एक एआई इंजीनियर थे बेंगलोर में, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने सिस्टम से हार कर दुनिया से जाना ही उचित समझा। तो आज हम बात करने वाले हैं अतुल सुभाष जी की स्टोरी पर, जो बहुत टाइम से मानसिक प्रताड़ना का सामना कर रहे थे, जिनका जुडिशरी सिस्टम ने भी साथ नहीं दिया, लॉस का मिसयूज़ हुआ, फेक एलिगेशंस लगे, आईपीसी 498A का मिसयूज़ हुआ, जो कि एक बहुत ही आम बात हो गई 498A का मिसयूज़ होना। अब 498 आईपीसी कब लगती है कि अगर किसी शादीशुदा महिला पर उसके पति या उसके ससुराल वालों की ओर से किसी तरह की क्रूरता की जा रही है, तो आईपीसी की धारा 498A के तहत यह अपराध के दायरे में आता है। इस केस को हम ऐसे मान सकते हैं कि हम एज ए डाउरी एक्ट बोल सकते हैं, जो लगाया जाता है आफ्टर डाइवोर्स और समथिंग, जब हस्बैंड और वाइफ अलग होते हैं, जो कि एक कॉमन सी चीज़ हो चुकी है, जिसको लगाने के बाद जो वाइफ है वो हस्बैंड से एलिमनी और मेंटेनेंस चार्ज फाइल करती है। तो अब आते हैं अतुल सुभाष के केस पे। वो एक एआई इंजीनियर थे बेंगलोर में। उनकी वाइफ निकिता, जो कि एसेंचर में जॉब करती है दिल्ली में, दोनों ने एक ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए शादी हुई उनकी। तो बात 2019 की है, जब निकिता के पिताजी बहुत बीमार थे और डॉक्टर ने उनको टाइम दे दिया था। डायबिटिक पेशेंट थे और वो भर्ती थे। डॉक्टर ने उनको टाइम दे दिया था कि 1 महीना बचा हुआ है। तो उसी आनंद फानन में निकिता और सुभाष की शादी हुई। शादी के बाद निकिता और सुभाष का एक बच्चा है व्योम। साल 2021 में निकिता ने अतुल सुभाष के ऊपर एलिगेशन लगाया कि उन्होंने और अतुल के परिवार वालों ने उनके ऊपर डाउरी की डिमांड की 10 लाख रुपए। जिस जगह की निकिता निवासी हैं, वहाँ पर उन्होंने अपना एक केस फाइल करवा दिया। और डाउरी केस के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि फिजिकल वायलेंस और एक और एलिगेशन लगाया, जो कि एक फॉल्स एलिगेशन था, जिसमें मेंशन किया कि जब अतुल के परिवार वालों ने 10 लाख रुपए की डिमांड की, तो जिसकी वजह से उनके पिता को हार्ट अटैक आ गया और वो दुनिया से चल बसे। अब जब ये केस फाइल कर दिया, तो अतुल को अब कोर्ट की तारीखें कवर करनी थी, जिसमें कि मेंशन था कि अतुल को 80 लाख रुपए एज अ मेंटेनेंस, 40 लाख रुपए अपने बेटे व्योम का और साथ में 40 लाख रुपए अपनी पत्नी निकिता को देने होंगे एज अ मेंटेनेंस। साथ में उनसे 1 करोड़ रुपए एलिमनी चार्ज करने के लिए बोला गया। अतुल को न्याय व्यवस्था पर बहुत भरोसा था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट के जरिए जाऊंगा और ये फाइट लड़ूंगा। अब बात यहाँ पर आती है कि कोर्ट में क्या हो रहा था कि जब अतुल जा रहे थे, तो किसी भी टाइम जज साहिबा नहीं आती थी, किसी भी टाइम उनके फैमिली वाली जो अपोजिशन पार्टी है वो नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से अतुल का जो ट्रैवल टाइम था वो बर्बाद हो रहा था। बेंगलोर से जौनपुर आना मतलब इतना बहुत हार्ड है, दोनों अलग अलग एरिया में, तो एक ट्रैवल कॉस्ट, ट्रैवल टाइम दोनों उनका बर्बाद हो रहा था। इस केस में अतुल ने मेंशन किया कि यहाँ की जो जज साहिबा हैं वो भी उससे मिली हुई थी, जिसकी वजह से ये चीज़ जानबूझ के हो रही थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो एलिमनी थी वो बढ़कर 3 करोड़ रुपए हो गई। अब अतुल को 3 करोड़ रुपए एलिमनी देनी थी और साथ में अतुल को 80 लाख रुपए मेंटेनेंस देना था पर मंथ। अब ये थी कहानी यहाँ तक की। अब बात करते हैं अतुल की। तो अतुल ने दुनिया से रुखसत होने से पहले 21 पन्नों का एक लेटर लिखा हुआ है, एज अ आखिरी चिट्ठी बोल सकते हैं, जिसमें उन्होंने A to Z हर एक चीज़ मेंशन की है। साथ में 90 मिनट का वीडियो आया है, जो कि आप देख सकते हो कहीं पर भी यूट्यूब चैनल पे। अतुल ने उसमें मेंशन किया कि 3 साल से उन्हें उसके बेटे का शक्ल नहीं देखने दी गई। वो भूल चुके हैं कि उनका बेटा अब कैसा दिखता है। जब वो 1.5 साल का था तब उन्होंने उसको देखा था। फिर अतुल ने दूसरी चीज़ का कॉन्ट्रैडिक्ट उस 21 पन्ने के लेटर से उसमें किया हुआ है कि जो मेरी सैलरी थी वो जब 2019 में 40 लाख रुपए पर एनम थी, जब 2021 में निकिता गई हैं तो 80 लाख रुपए पर एनम थी। जो बंदा 80 लाख रुपए कमा रहा है वो 10 लाख रुपए की डाउरी क्यों मांगेगा? तो सोचने वाली बात है। फिर इसके बाद जो तीसरा एलिगेशन उनके ऊपर लगा हुआ था वो था फादर की डेथ का। तो उसके लिए वो फॉल्स एलिगेशन था, साफ साफ प्रूफ भी हो गया, जिसके लिए निकिता ने खुद बोला था कि उनके पिताजी बहुत टाइम से बीमार थे और वो आखिरी स्टेज में थे, तब उनकी शादी हुई थी। तो इसमें अतुल का कोई इसमें हाथ नहीं था, वो भी प्रूफ हो चुका था, फॉल्स एलिगेशन था, जिसकी कंप्लेन वापस ली गई। अब जो अतुल को प्रॉब्लम सामना फेस करना पड़ रहा था वो थी फैमिली और उसका आना जाना। उसकी फैमिली पर बहुत दबाव बनाया जा रहा था, सबको एफआईआर के अंडर रखा गया था और सब पे प्रेशर दिया जा रहा था। अतुल का कहना था, जैसे मैं भी कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ, तो हम लोगों को जो छुट्टी मिलती है वो 23-24 मिलती है, और जो डेट पहुँच रही थी वो 40 से ऊपर पहुँच रही थी। जो बार बार वो पहुँच रहे थे, वहाँ पर कोई मिलता नहीं था, डेट आगे बढ़ा दी जाती थी।
तो इतना पॉसिबल नहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में छुट्टियाँ लेना। अगर 24 छुट्टी भी हमारे पास हैं तो हम 24 भी नहीं ले सकते हैं, 10-12 मुश्किल से ले पाते हैं, क्योंकि ये हर एक छुट्टी के लिए हमको रीज़न देने पड़ते हैं। अतुल के अकॉर्डिंग जज साहिबा ने भी अतुल से 5 लाख का रिश्वत मांगा कि केस को सेटल करने के लिए। अतुल को लगभग ऑलमोस्ट पता था कि जो जुडिशरी सिस्टम है और ये जो हमारे अपोनेंट है जो केस किए हुए हैं वो आपस में मिले हुए हैं। अतुल के छोड़े गए प्रूफ्स के अकॉर्डिंग जो उनके मरने का सजेशन भी था वो भी उनकी मदर इन लॉ के द्वारा ही दिया गया था। यहाँ तक कि अतुल ने बताया कि जब वो कोर्ट में पहुंचे तो उनकी मदर इन लॉ ने बोला कि तुम अभी भी जिंदा हो। तो इस बात पर जो जज साहिबा बैठी थी वो भी हंसने लगी। तो अतुल ने बोला कि अगर मैं मर गया तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी। तो शॉकिंग रिप्लाई है भाई कि उन्होंने बोला कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे माँ बाप घसीटे जाएंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी का हिस्सा भी निकिता को मिल जाएगा। अतुल ने अपनी कुछ आखिरी ख्वाहिशें भी रखी थी जिसमें मेंशन था कि जो मेरे बेटे की कस्टडी है वो मेरे माँ बाप को दे दी जाए, क्योंकि मेरी बीवी उसका सही से रहन सहन नहीं कर पाएगी। उन्होंने दूसरी चीज़ ये भी बोली थी कि जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरी मिट्टी के आसपास मेरे वाइफ के साइड वाला कोई भी नहीं आना चाहिए। तीसरी चीज़ उन्होंने ये बोली थी कि मुझे मेरे अस्थियां विसर्जन तब करना जब मुझे न्याय मिल जाए। वैसे तो उनको न्याय की कोई उम्मीद थी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि न्याय मिल जाए। और उन्होंने ये भी बोला अगर मुझे न्याय नहीं मिलता मेरी अस्थियां उठाना और अदालत के बाहर को गटर है उसमें ही आप विसर्जित कर देना। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 498A IPC का मिसयूज इतनी आसानी से हो कैसे जा रहा है। आज के टाइम में ऐसा हो चुका है कि अगर कोई डाउरी नहीं लेता भी नहीं है फिर भी उसके ऊपर ये 2 केस तो आने ही है। पहला केस डाउरी का, दूसरा फिजिकल वायलेंस का, चाहे बंदा करे चाहे ना करे। और मुझे ऐसा फील आ रहा है कि ये एक अब लोगों की हैबिट में आ गया है कि शादी के बाद एलुमनी मिलती है तो एक काम करते हैं डाउरी केस ठोक देते हैं और बस ज़िंदगी सेटल। मैं मानता हूँ कि डाउरी गलत है लेकिन एलुमनी भी सही नहीं है। जिस दिन एलुमनी हट गई ना मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट डाइवोर्स केस बंद हो जाएंगे यहाँ, क्योंकि यार बिजनेस जो चल रहा है वो बंद हो चुका होगा या फिर पुरुष आयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम। तो मैं अभी बता दूं कि जैसे सेम केस एक लड़की के साथ हुआ था जिसमें क्या हुआ था, लड़की ने सुसाइड कर लिया था। विदिन 2 और 3 आवर्स के अंदर पूरी लड़के की फैमिली पूरी अरेस्ट हो गई थी। लेकिन इस केस में क्या हुआ है, इस केस में आप देख सकते हो कि लड़की के घर वालों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई उनको ताकि आराम से चैन से रह सकें घर पे। अब सबसे बड़ी बात है पुरुष आयोग का, जो कि अभी तक कोई है नहीं, कोई लॉ पुरुषों के लिए है नहीं। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर आज क्या होता है कि अगर कोई लड़की एक थाने में जाती है और FIR दर्ज कराती है कि मेरे साथ रेप हुआ है, तो बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के जिसके खिलाफ कंप्लेन लिखाएगी उसको उठा लिया जाएगा एंड उसको प्रूव करते करते उसे 1 साल लग ही जाएगा। अगर निर्दोष हुआ और थोड़ा सा भी कहीं जांच निकल आई ना तो 25-30 साल फुर्सत, बुढ़ापे में आएगा। सेम चीज़ अगर एक पुरुष जाता है कि वो बोलता है कि मेरे साथ रेप हुआ है, तो सबसे पहले पुलिस वाले हंसेंगे, फिर एक छेड़छाड़ का लगेगा, उसके अलावा कुछ भी कोई है ही नहीं लॉ जिसमें पुरुष से रेप हो सकता है। जब पुरुषों के लिए कोई IPC बनी हुई नहीं है तो भाई पुरुषों के साथ ये होगा ही। पहले क्या था, जब रेप के लिए सारे कानून बने हुए थे या फिर ये 498 डाउरी केस के लिए बना हुआ था, तो उस टाइम ये चीज़ें होती थी, लड़कियां जला दी जाती थी, दहेज के चक्कर में प्रताड़ना दी जाती थी, रेप होते थे, रेप केस तभी लगे थे। लेकिन अब उसका लूप होल मिल गया है लोगों को कि इससे रुपए छाप सकते हो। अब आपको पता है कि आप रुपए छाप सकते हो तो आप उसका मिसयूज़ क्यों ना करो, तो उसका प्रॉपर मिसयूज़ किया जा रहा है। और रही बात इस केस की, तो ऐसा नहीं, ये इकलौता केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस पड़े हुए हैं जो कि सामने नहीं आ पा रहे हैं। लोग जूझ रहे हैं, लोग मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, मेंटली हैरेस हो रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। वो अपने आप को माँ बाप से दूर होकर नहीं जा सकते हैं। लेकिन मुझे इस केस में ऐसा लगा कि अतुल के पास कोई ऑप्शन नहीं था। आई थिंक एक सीन होता है कि जब आप हीट ऑफ द मोमेंट, जब अपने आप को कुछ करना पहुँचाना चाहते हो, वो हीट ऑफ द मोमेंट करते हो। उस केस में जैसे आपको कोई डिस्टर्ब कर दे, लाइक कोई आज आपसे बात कर लेना, तो आप उस चीज़ को ड्रॉप कर देते हो। लेकिन अतुल के साथ ऐसा नहीं था। उसने सब कुछ प्लान कर रखा था कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है और सुसाइड के बाद क्या करना है। भाई ने 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है।
पहले तो अपनी बीवी के लिए, दूसरी अपने मदर इन लॉ के लिए, तीसरा अपने साले के लिए और चौथा उन जज साहिबा के लिए जिनकी पूरी की पूरी गलती उन्हीं की है। आपके कोर्ट में बहुत कुछ हो रहा है पर आप सपोर्ट कर रहे हो, आप अपनी पद का मिसयूज़ कर रहे हो, आप रिश्वत मांग रहे हो। ये चीज़ें न्यायपालिका को शोभा नहीं देती हैं। आई थिंक इस पर सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इनके ऊपर, और साथ में केस की बहुत अच्छे से पड़ताल करनी चाहिए। और जैसा कि अतुल सुभाष ने बोला कि उनके पेरेंट्स को अब प्रेशराइज ना किया जाए, पर अगर मेरे व्यू में देखोगे तो बस 5 या 6 या 7 दिन, उसके बाद लोग ये चीज़ भूल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं जिसमें कि बस 6-7 दिन कैंडल मार्च चलता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। मीडिया भी अच्छी न्यूज़ मिल जाएगी, किसी का बकरा खो गया, किसी की मुर्गी खो गई, मीडिया फिर उसको दिखाने लगेगी कि किसी सेलिब्रिटी का मुर्गा खो गया, और इसके बाद ये केस भूल जाएंगे। फिर दुनिया के हर एक कोने में अतुल सुभाष ऐसे ही अपने आप को ख़त्म कर रहे होंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा भाइयों कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कोशिश करो कि अतुल भाई को न्याय मिल सके, उनकी फैमिली को रिलीफ मिल सके, और भी अतुल ऐसे बर्बाद ना हो। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो पे। तब तक जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।